हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में आज हम लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम है। सर, एग्रीकल्चर इनकम तो आपने बताया था एग्जाम होती है। यस, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड है फ्रॉम एग्रीकल्चर तो एग्जाम है। लेकिन आप आलू बना रहे हैं, आलू से चिप्स बना रहे हैं, ऑब्वियसली वो टैक्सेबल होगा। आपने अपना फार्म हाउस बना लिया है और फिर वो आप शादी वगैरह के लिए रेंट आउट कर रहे हैं, वेयर हाउस के लिए रेंट आउट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो टैक्सेबल होगा। या फिर आप नर्सरी का कोई काम कर रहे हैं, वो टैक्सेबल होगा। तो एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं और टैक्सेबल इनकम एग्रीकल्चर की कौन सी है, वो क्या है, उसके साथ रूल 7 रूल 8 वगैरह भी है, वो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर, एग्रीकल्चर इनकम क्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अंडर सेक्शन 10(1), ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम agricultural land, land in India, shall be exempt। हम इसे क्या मानते हैं, एग्जेम्प्ट मानते हैं। तो कौन कहते हैं अंडर सेक्शन 10(1) की अगर कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है जो कि एग्रीकल्चर लैंड से आ रही है तो हम उसे एग्जेम्प्ट मानेंगे। दोबारा बोलिए, एग्रीकल्चर इनकम अगर वो एग्रीकल्चर लैंड से आ रही है तो हम उसे एग्जेम्प्ट मानेंगे। एग्जेम्प्ट मतलब हम उस पर टैक्स ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में क्या होता है, आप जीएसटी में अच्छे से सीखेंगे एग्जाम्पशन के चैप्टर में। कोई इनकम टैक्सेबल थी लेकिन हम उस पर टैक्स नहीं लगा रहे, दिस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो शैल बी एग्जेम्प्ट, हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर एक क्वेश्चन है सर, ये टॉपिक पढ़ा ही क्यों रहे हो। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। सर आपने बता तो दिया एग्रीकल्चर इनकम, अभी अभी तो बताया नहीं। अब मैं आपको उस एंगल से बता रहा हूँ जिस एंगल से इनकम टैक्स चाहता है कि आप पढ़ो और आप टैक्स दो। क्या सर, जैसे इनकम फ्रॉम नर्सरी, इनकम ऑफ नर्सरी, और डोंट वरी, आपने अगर 1 लाख रुपए कमाए तो पूरे 1 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। सर हम तो 1500 कमाते हैं, तो डोंट वरी, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि इनकम फ्रॉम नर्सरी का मतलब समझो, जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं, जैसे आप हर घर में देखेंगे मनी प्लांट्स होता है, तुलसी का होता है, बेलपत्र का होता है, तो कुछ प्लांट्स हर घर में होते ही होते हैं। तो आजकल उसकी भी मार्केटिंग और उसकी भी बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 200 का एक प्लांट, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो 500 का एक प्लांट, और थोड़ा बड़ा है तो 2000 तक भी ले लेते हैं आपसे, जैसे आपसे बार्गेनिंग पावर हो जाए। एक बार मैंने ऑफिस में बुलाया, मैंने कहा भैया लगा दो, उसने 10,000 का बिल बना दिया। सर उसने बोला मैंने ये खाद डाली, मैंने ये मिट्टी डाली, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब देना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। तो वो पर डे 10,000 to 50,000 भी अर्न कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया थोड़ा सा हमारे लिए भी ख्याल करो, ठीक है। इनकम फ्रॉम नर्सरी ऑफ नर्सरी इज टैक्सेबल। कैसे होगा उसके लिए रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड, रेंट ऑफ फार्म हाउस, कॉज्ड एज, या फिर ये समझ लिखो, फार्म हाउस यूज्ड एज स्टोर हाउस और ड्वेलिंग यूनिट, सर ये तो मैं बुक में नहीं लिखवा सकता, नोट्स में, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने सुना होगा रणवीर कपूर की शादी हुई फार्म हाउस में हुई, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह की शादी फार्म हाउस में गए। तो फार्म हाउस बहुत बड़ा एरिया होता है, पार्किंग की भी अच्छी जगह होती है, और लोगों को पता भी नहीं चलता है, अच्छे से शादी भी हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप जब अपने फार्म हाउस को रेंट पे दे रहे हो, हमने किस लिए लिया था, फार्म मतलब होता है एनिमल्स वगैरह को रखने के लिए, आपने उसको डेकोरेट कर दिया, लाइट वाइट लगा दी, कृष्णा फार्म हाउस, और उसमें शादियां करा रहे हो, सेलिब्रेशन करा रहे हो, और उससे आपको एक अलग ही इनकम मिल रही है, उसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, भैया हमें इस पर टैक्स चाहिए, ठीक है। थर्ड लिखिए, रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ, इसमें हम एग्रीकल्चर लैंड को लेट आउट कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं। सर क्यों दे रहे हैं, हो सकता है पार्किंग के लिए जगह हो, जैसे हमारी जहाँ एक सोसाइटी है, वहाँ पे क्या है कि पार्किंग इनसाइड अलाउड नहीं है, वो कहते हैं अपनी कार बाहर ही पार्क करो।
तो बाहर के जो किसान हैं उन्होंने उसको पार्किंग एरिया बना दिया, अब वो 1000-2000 रुपये पर कार का अलग चार्ज कर रहे हैं, बड़ी कार का 1500, छोटी कार का 1000 रुपये, जैसे उसकी बात हो जा रही है, सेटिंग हो जा रही है। तो आप एग्रीकल्चर लैंड को भी रेंट पे आप दे सकते हो सर, क्यों, उसको जरूरत है सर, पार्किंग है या फिर कोई भी जरूरत हो सकती है आप, बट उसका एग्रीकल्चर से तो कोई लेना देना नहीं है, आप तो डायरेक्ट इनकम कमा रहे हो बिना कुछ भी कृषि का काम करके, एग्रीकल्चर का काम करके, सो दैट्स वाई इट इज टैक्सेबल। ओके, फोर्थ आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइक आप कुछ भी ग्रो कर रहे हो एंड उसको सेल कर रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया आपने चंदन की ट्री, चंदन, चंदन आपने सुना होगा, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग, चंदन, ठीक है। तो चंदन के तुमने पेड़ लगा रखे हैं, उसको ग्रो करते हो, सेल करते हो, बहुत तगड़ी इनकम है उसकी, ठीक है, कुछ भी ऐसा करते हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। अब ये समझने के बाद, इतना जो पढ़ने के बाद, सर के बुक में लिखा हुआ है, हाँ आप स्टडी मेट में भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टडी मेट में भी साफ साफ इसके बारे में डिस्कशन लिखी हुई है, जिसमें हम आज ये क्वेश्चन भी करने वाले हैं स्टडी मेट का, मिस्टर बी ग्रोन शुगर केन। और अब जो हम रूल 7 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रूल 7 अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद रूल 7A पढ़ेंगे अभी, उसके बाद रूल 7B और रूल 8, ये रूल्स हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़ने भी है और याद भी करने हैं, डोंट वरी, मैं इस पर ऑडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा, सो यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट इट, ठीक है सर, ये आपने लिख लिया, ठीक है, समरी समझ लिया आपने, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 7, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। तो सर ये आगे पीछे मैंने थोड़े से लिखे, लेकिन ये रूल के हिसाब से आपको याद रखने हैं, रूल क्या कहता है, रूल भूल भी गए तो कैलकुलेशन याद रखना, बाकी क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, मान लीजिए सेल इन रॉ फॉर्म, मतलब आपने लिया कोई भी, लेट सपोज चंदन की ही लकड़ी है, आपने प्रोड्यूस की और आपने बेच दिया रॉ फॉर्म में, आप उसका कोई फर्नीचर वगैरह नहीं बना रहे, आप बस उगा रहे और बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आपकी टोटल एग्रीकल्चर इनकम क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, आप कितने का बेच रहे हैं और आपकी लागत कितनी लगी वो आप लेस कर दीजिए, जो आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, ओके। सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेस, मान लीजिए आलू में, आलू को आप चिप्स बना के बेच रहे हो, आपने खुद की लेज कंपनी चला ली, लेज है, आपने बीज खोल दिया, आपने केज खोल दिया, आपने डेज खोल दिया, कुछ भी, सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेस। अगर आप कह रहे हो सर सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेस है, तो एक क्वेश्चन है सर, प्रोसेस इज नॉट कंपल्सरी फॉर सेल, मतलब जो प्रोसेस थी वो कंपलसरी नहीं है सेल के लिए, प्रोसेस इज नॉट कंपलसरी फॉर सेल, प्रोसेस इज नॉट कंपलसरी फॉर सेल, यानी प्रोसेस जो थी वो कंपलसरी नहीं थी सेल के लिए, आपने जानबूझ के किया, क्यों, ताकि आप मार्जिन और प्रॉफिट बढ़ा सके, ओके। एंड सेकंड इज, इफ प्रोसेस इज कंपलसरी फॉर सेल, प्रोसेस इज कंपलसरी फॉर सेल, सर प्रोसेस नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, अब क्या करेंगे आप, नहीं है तो भाई दो टाइप की इनकम निकल के आएगी इसमें, एक है आपकी बिजनेस इनकम, और एक है आपकी एग्रीकल्चर इनकम,
एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या कहता है कि आप देखो सर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब अगर ये जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो आफ्टर प्रोसेस, लेट सपोज चिप्स या कुछ भी करके बना के उसको प्रोसेसिंग करके, या फिर आपने अपना ही फर्नीचर बना के बेच दिया, तो मान लीजिए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है कि अदर कंपटीटर्स या अदर लोग इसको मार्केट में कितना बेचते हैं एज अ बिजनेसमैन। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सर आपको उसको बनाने की लागत कितनी लगी, तो ये आ जाएगा आपका एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है सर, बिजनेस इनकम क्या है, अब आप यहां पे लिखेंगे सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी आपने वो प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर को कितने का बेचा। ठीक है, और इसमें भी सर आपने उसको पैकिंग किया होगा, रैपिंग किया होगा, अपनी स्टैंप लगाई होगी, अपनी मार्किंग की होगी, जो भी है, तो इसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी होगी। प्रोसेसिंग कॉस्ट आपने लेस कर दिया। इसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, दिस इज योर पीजीबीपी इनकम, यानी बिजनेस इनकम। तो सर ये जो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू थी, ये जो यहाँ पे हमने लिया है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी सर, एज अ कॉस्ट ट्रीट होगी। ठीक है सर, हमें समझ में नहीं आया, डोंट वरी, आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सर ये आपने हमें एज अ नोट्स तो बता दिया, बुक भी बता दी कहाँ से पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन कैसे करेंगे वो दिखाओ। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, मिस्टर बी ग्रो शुगर कैन। अब सर ये मज़ेदार बात बताऊँ, हो सकता है ये क्वेश्चन डिक्टो आपके एग्जाम में उठ के आ जाए और आपको अरे सर ये तो क्लास वाला क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन स्टडी मेट के इतने अच्छे होते हैं कि वो आ भी जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मिस्टर बी ग्रो शुगर कैन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन द हिज फैक्ट्री। मतलब वो शुगर कैन से क्या बनाते हैं सर, शुगर बनाते हैं। ठीक है, 30% ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख। यानी भैया वो कह रहे हैं कि भैया 30% तो हम डायरेक्ट उठा के बेच देते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है हमें 30% की। अच्छा एक सेकेंड, मैं अपनी बुक एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम 30% तो ऐसे ही बेच देते हैं। अच्छा, एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 लाख। 30% आपने जिसकी 10 लाख का बेच दिया। ठीक है, 30% आपने 10 लाख का बेच दिया और इसकी कॉस्ट कितनी थी, 5 लाख। तो ये है रॉ। ठीक है, तो ये 5 लाख की आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम। सर ऐसे दिखाना है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे दिखाना है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ स्टेटमेंट में कैसा है। एंड द उसके बाद क्या, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन, कि जो बचा हुआ शुगर केन था वो शुगर केन 70% 40 लाख का बेचते हैं और मार्केट वैल्यू उसकी 22 लाख। तो हमारा काम क्या था सर, मार्केट वैल्यू लेना। तो मार्केट वैल्यू 22 लाख ये बता रहा है। ठीक है सर, तो ये हो गया रॉ की। ठीक है, अब इसमें 70% में दो पार्ट बनेंगे, 70% में दो पार्ट बनेंगे। वो ये कह रहा है भाई एक एग्रीकल्चर इनकम निकालो और एक बिजनेस इनकम निकालो। तो फेयर मार्केट वैल्यू उसने क्या बोली सर, फेयर मार्केट वैल्यू इज 22 लाख। तो फेयर मार्केट वैल्यू इज 22 लाख, राइट। और लेस हम इसमें से कर देंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट इसने बताइए जी 14 लाख। तो एग्रीकल्चर इनकम फिर से हमारे पास आ गई जी 8 लाख, राइट। अब इसने बोला कि सर एट द बैलेंस शुगर वाज सोल्ड इज 25 लाख। 25 लाख का हम बेच देते हैं और 1.5 लाख की कैसा, मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है, सेल वैल्यू, वह है सर 25 लाख। लेस हमने कर दिया कॉस्ट जो लगी 1.5 लाख। ठीक है,
1.5 लाख, और फिर इसमें से फेयर मार्केट वैल्यू 22 लाख हमने लेस कर दी, और ये हमारी पीजीबीपी इनकम आ गई, दिस इज 1.5 लाख, राइट। ओके सर, क्या ऐसे ही आंसर है इसका? जी आइए, ऐसे ही आंसर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिजनेस इनकम 25 लाख, मार्केट वैल्यू 22 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग 1.5, दिस इज योर बिजनेस इनकम। नाउ एग्रीकल्चर इनकम कितनी है सर? 22 लाख में से 14 लाख हटाया तो 8 लाख, और 10 लाख में से 5 लाख गया तो 5 लाख। तो हमारी बिजनेस इनकम कितनी होगी सर? 1.5 लाख, और हमारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी सर? सर 30 लाख। वाह सर, आपने जो बताया बिल्कुल वैसा ही है। हाँ जी, ये बिल्कुल वैसा ही है। ओके, ठीक है। ओके, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन करके दिखाना होगा कि बिजनेस इनकम कितनी है, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, आपको ऐसे शो करना होगा। ठीक है सर। सर मज़ा आ गया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, मज़ा आया ना? फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और सारे दोस्तों में शेयर कर दो। ये हम लास्ट पार्ट रखेंगे, आगे आपको क्या रखना है वो बता दो। रेजिडेंशियल स्टेटस मैं सोच रहा हूँ बाद में रखूँ, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, या फिर सैलरी, कौन सा चैप्टर उठाना है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। लेकिन हाँ, साथ में थैंक यू आना चाहिए, गुरु दक्षिणा के तौर पे आपका थैंक यू मेरे को चाहिए, ठीक है? जरूर लिखिएगा, और मैं दिल से आपको बोलूँगा गॉड ब्लेस यू। ठीक है सर। ओके, अब यहाँ पे लिखिएगा स्पेसिफिक रूल फॉर टी, कॉफी एंड रबर। सर टी, कॉफी एंड रबर के लिए स्पेसिफिक रूल है, ठीक है जी। स्पेसिफिक रूल देख लेंगे, जब भी टी, कॉफी, रबर आएगा स्पेसिफिक रूल लगेगा, ठीक है। देख लेते हैं पहले सर, रूल 7A ये कहता है कि अगर आप ग्रोइंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप रबड़ का, ठीक है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप रबड़ का, तो 35% हम इसमें बिजनेस इनकम मानेंगे, एंड 65% आपको अलाउ कर देंगे एज अ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम तो 35% इसमें बिजनेस इनकम है, 65% इसमें एग्रीकल्चर इनकम हम मानेंगे। ओके, आगे आते हैं रूल 7B। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, ठीक है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। आप ग्रो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो कॉफी का, इसमें भी केस है। केस नंबर 1, आपने ग्रोन किया, क्योर्ड किया, किसको सर? कॉफी को। आप ग्रोन भी कर रहे हो और क्योर्ड भी कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि सर 25% को हम आपकी मानेंगे बिजनेस इनकम, और 75% को हम मानेंगे आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, राइट, एग्रीकल्चरल इनकम। और सेकंड केस हमारे पास है, इसी में आप ग्रोन भी कर रहे हो, आप क्योर्ड भी कर रहे हो, आप रोस्टेड भी कर रहे हो, एंड आप ग्राउंडेड भी कर रहे हो। ग्राउंडेड किसको सर? कॉफी को, ठीक है। तो यहां पे वो कह रहा है अगर आप इतना सारा काम कर रहे हो तो हम 40% मानेंगे आपके बिजनेस इनकम, और 60% हम मारेंगे एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। नाउ रूल 8, आई थिंक ये लास्ट रूल है आपके लिए। रूल 8, रूल 8 है इनकम फ्रॉम
ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। टी पे गवर्नमेंट को कोई डिस्कशन करना ही नहीं है आपसे। उसने कहा जी 40% आपकी बिजनेस इनकम होगी एंड 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। ओके, ठीक है सर। तो हमने क्या देखा? हमने कुछ भी नहीं देखा सर। सिंपल सा है। रूल 7 हम आते हैं ए पे। वो कह रहा है रबड़ के ऊपर, तो रबड़ का रेट है 35% बिजनेस इनकम है, 65% एग्रीकल्चर इनकम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने कहा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, जिसमें ग्रोन एंड क्योर्ड ऑफ कॉफी है, तो 25% बिजनेस इनकम है, 75% एग्रीकल्चर इनकम है। अगर ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है, मतलब आपने फैक्ट्री में ज़्यादा काम किया है, तो फैक्ट्री यानी बिजनेस, तो बिजनेस इनकम 40% मानी जाएगी, 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो 40% ऑफ बिजनेस इनकम एंड 60% एग्रीकल्चर इनकम। सर ये तो रूल हो गए जो आपने लिखवाए और ऑब्वियसली बुक में भी लिखे होंगे, लेकिन इसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? देखिए सर, एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आएगा, देखते एक बार। मिस्टर सी मैन्युफैक्चर लेटेक्स फ्रॉम द रबड़ प्लांट्स, तो रबड़ का केस आ गया सर। और रबड़ के लिए कौन सा रूल लगता है आप मुझे बताओ? 7A किसके लिए? रबड़ के लिए, राइट। ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, दीज आर देन सोल्ड इन द मार्केट ऑफ 30 लाख। 30 लाख का सर हम बेच देते हैं। कॉस्ट ऑफ रबड़ प्लांट्स इज 10 लाख एंड दैट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज 8 लाख। मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है लेटेक्स का 8 लाख और ग्रोइंग का कॉस्ट है 10 लाख। तो सर टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द लेटेक्स इज 30 लाख माइनस 10 लाख माइनस 8 लाख इज 12 लाख। तो 12 लाख में हम क्या कर रहे हैं? 65% हमारी एग्रीकल्चर इनकम है और 35% हमारी बिजनेस इनकम है। बस ये आपको करके दिखा देना है, आपकी 3 to 4 मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। सर ये इतना ईजी है? जी सर, ये भी इतना ईजी है और ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है आपका। सर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने चार्ट बना के दे दिया, अब इस चार्ट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। स्टडी मेट में ये चार्ट गिवन है, ठीक है। बाकी आपने नोट्स लिखे लिए, आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार लास्ट में आते हैं स्टडी मेट के। यहाँ पे पार्शियल इनकम के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आइए मैं पार्शियल इनकम के बारे में आपको नोट लिखवा देता हूँ। पार्शियल इनकम के ऊपर भी क्वेश्चन आपके ऊपर। पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कैसे सॉल्व करेंगे आप, कैसे देखेंगे इसको, आइए देखते हैं। लिखिए, पार्शियल इंटीग्रेशन in case of agricultural income, agriculture income, partial integration in case of 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 agriculture income. Okay, यहाँ पे आप लिखेंगे agriculture income is exempt from tax. एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जाम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, बट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी it shall be considered if following conditions are satisfied. क्या कहता है? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
टैक्स से क्या है, एग्जाम्प्ट है, बट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते समय आप ये चीजें कंसीडर करेंगे अगर ये कंडीशंस पूरी होती है। कौन कौन सी कंडीशंस है सर? कंडीशन नंबर 1, assessee should be individual. HUF, EOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेकेंड, नेट एग्रीकल्चरल इनकम is more than rupees 5,000. And third, non-agricultural income is greater than basic exemption. सर इस केस में आप टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। अब एक बात को सुनिए, मैंने अभी जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। अगर नर्सरी की इनकम है तो क्या होनी चाहिए, एग्जाम्प्ट होनी चाहिए। लेकिन अब पहला दिमाग में क्या रखेंगे, अमाउंट 5,000 से कम होना चाहिए। आपको लगता है कि आजकल अमाउंट 5,000 से कम होगा? आंसर है नो। इसलिए मैंने क्या शुरू में बोल दिया कि भाई ये सब टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन आप बता रहे हो 5,000 के लिमिट की, वो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाती है। ओके, रेंट है फार्म हाउस का, आपको लगता है कोई भी अपना फार्म हाउस 5,000 से कम पे देगा? नहीं ना, इसलिए वो टैक्सेबल हो जाती है। रेंट फॉर एग्रीकल्चर लैंड, आप अपने एग्रीकल्चर लैंड को दे रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ, छोटा सा भी 200 गज का भी होता है ना, एक किला भी तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का जाता है ईयरली बेसिस पे। तो रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, क्या ये 5,000 से कम है? नहीं, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ग्रोन एंड सेल कर रहे हैं, आपको लग रहा है पूरे साल में 5,000 तक की लिमिट रख पाएंगे आप? नहीं रख पाएंगे। इसलिए कहने के लिए एग्रीकल्चर इनकम क्या है, टैक्सेबल नहीं है। ये उनके लिए जो बहुत कम कमाते हैं, और मेरे हिसाब से 5,000 की लिमिट चेंज होनी चाहिए। अभी भी आपको पता है इनकम टैक्स सन 27 तक चेंज होने वाला है, नया इनकम टैक्स कोड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 5,000 की लिमिट डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। कम से कम 50,000 तो वो होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये सारी देखने में तो लग रहा है एग्रीकल्चर इनकम है, और ऊपर लिखा गया है कि भाई एग्रीकल्चर लैंड से जो भी इनकम आ रही है एग्जाम्प्ट है, टेन एग्रीकल्चर इनकम ये होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सारी टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया, ये क्या कहता है कि भाई एग्रीकल्चर में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट अगर कंप्यूटेशन करने की टैक्स लायबिलिटी पड़ सकती है जरूरत, कब? अगर आप असेसी हैं, ऑब्वियसली इंडिविजुअल की बात पकड़ लो आप, इंडिविजुअल का एग्जाम में केस आने वाला है। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सारे ही केस में 5,000 को क्रॉस करेगी ही करेगी। क्योंकि आज 2025, 26, 27 की अगर जनरेशन, 2030 पकड़ लो, आपको लग रहा है कोई इंसान 5,000 से कम भी कमाता होगा? ये बहुत पुराना 1962 की अपडेट है, इसको अपडेट हो जाना चाहिए। 5,000 रुपये उस समय ज़्यादा होते थे, आजकल तो सीए की फीस 60,000 रुपये यार। ठीक है, उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जाम्पशन। नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी एक है एग्रीकल्चर इनकम, दूसरी है नॉन एग्रीकल्चर। आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जैसे 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और अगर 115 बीएससी फॉलो कर रहे हो तो 3 लाख को क्रॉस करती है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपने पढ़ रखा है कि यहाँ तक गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी। आपकी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अगर बेसिक एग्जाम्पशन को क्रॉस कर देती है तो भैया आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। टैक्स ऑन, आप निकालेंगे टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, माइनस करेंगे टैक्स ऑन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। इसमें से आप इसको लेस कर देंगे और जो बचेगा दिस इज योर नेट टैक्स लायबिलिटी। नेट टैक्स लायबिलिटी, सर हमें कैलकुलेशन दिखाओ। बिल्कुल दिखाऊंगा, मार्क कर लो पहले आप इसे। रामा रामा क्या है ये ड्रामा, रामा रामा क्या है ये ड्रामा।
चलिए सर, एक क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखो इन्होंने स्टेप कैसे बताया, जो स्टडी मेट ने बताया है आपको। एड ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम विथ नेट एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट अमाउंट, एड नेट एग्रीकल्चर इनकम विथ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, उसके बाद डिडक्ट करना है दोनों को, स्टेप 1 - 2। ठीक है, इन्होंने कहा मिस्टर एक्स, ध्यान से सुनेगा, मिस्टर एक्स A resident has provided the following particular of his income. इनकम फ्रॉम सैलरी 10,80,000। आपको पता है आपकी इनकम के 5 हेड्स होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्स। जो इंसान एम्प्लॉयड है, सैलरी, कोई अपनी असेट को बेच रहा है, अपनी ज़मीन को बेच रहा है, कैपिटल गेन, कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, पीजीबीपी। ठीक है, कोई इंसान अपने हाउस को लेट आउट कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी, और जो कहीं नहीं आता वो अदर सोर्स में आता है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी इज 10,80,000, हाउस प्रॉपर्टी इज 2,50,000। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर, जयपुर में उसकी लैंड है, वहाँ से 4,80,000। एक्सपेंस इनकम फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम 170। क्या ये 5,000 से ज़्यादा नहीं है? है। क्या ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है? क्या ये एक इंडिविजुअल है? है। तो आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा जो अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, आपकी टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, उसके बाद बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब कंप्यूट करो सर, एज 45 ईयर है तो 2.5 लाख तक, और 70 ईयर्स है तो 3 लाख तक। और वही अगर ये 115 BAC लेगा तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 3 लाख, इस केस में भी 3 लाख, इस केस में भी। ठीक है, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम तो 5,000 पर एनम है, यस सर। लिमिट 3 लाख क्रॉस हो रही है, यस। ठीक है, ओके। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर इनकम आपने देखा, नेट एग्रीकल्चर इज 170। ठीक है, दिस इज 310। और इसने कहा सर एग्जाम्पशन दे रहे हैं ना आपको 10(1) के अंदर, 10(1) के अंदर क्या एग्जाम्पशन है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, तो ग्रोस टोटल इनकम हो गई 30,30,000, डिडक्शन कोई है नहीं, 30,30,000। इसने कहा सर आप ना नॉर्मल इनकम ले लो, अपनी टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम इज 310। ठीक है, दिस इज 16,40,000, यहाँ तक ठीक है। तो टैक्स ऑन 16,40,000, 1,82,000, ये आप सीख चुके हो भाई, 6 पार्ट चल रहा है तो यहाँ तक आना चाहिए आपको। स्टेप 2, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज 3 लाख, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम इज 310, टैक्स आ जाए 15,500। ओके, तो कहते हैं सर स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 इज आप 182 में से 15,500 को लेस कर दो, दिस इज 166,500 आपको देना होगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर सर नॉर्मल प्रोविजन एक्ट होगा तो 5,000 का एक्सीड करती है, यस। एज देखनी पड़ेगी, एज अगर उसकी 45 ईयर है तो 2.5 लाख, और अगर 70 ईयर है तो 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि सर ये तो हमने एग्जाम्प्ट कर दिया, सर कर दिया, लेकिन फिर वही कैलकुलेशन आएगी, नॉर्मल इनकम प्लस 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 प्लस, बोलो मेरे साथ, नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम, तो ये टोटल टैक्स बनता है, ये आपका ये वाला टैक्स बनता है, आप इसमें से इसको लेस कर दो, दिस इज 280 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और इस वाले केस में क्या कर देंगे आप, 3 लाख को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लेके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? और इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो सर, स्टार लगा लिया आपने। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, प्रैक्टिस में होमवर्क में कर लेना इसको आप। बाकी मैं और कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर गिवन हो तो हम डिस्कस करते हैं। ये कर सकते हैं जी, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे इसे भी। सर ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, और इसको 5 स्टार लगा लेंगे आप। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है सर, अब मुझे कुछ छोटी छोटी आपको बातें बतानी है, छोटी छोटी बातें बतानी है। ओके,
बाकी एक पॉइंट है स्पेशल टैक्स रेट्स का, वो भी मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैं कैपिटल गेन की बात करूँगा, क्योंकि मैं पहले कैपिटल गेन सिखा दूँ, फिर कैपिटल गेन के टैक्स रेट से कुछ टीचर्स क्या करते हैं इसी चैप्टर में सिखा देते हैं, बट मैं यहाँ नहीं सिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कैपिटल गेन के चैप्टर सिखाऊँ, इसलिए मैं टैक्स रेट्स के पोर्शन को भी छोड़ दूंगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे नोट लिखिए, नोट रेंट ऑफ फार्म हाउस shall be treated as agricultural income if such farmhouse is located in रूरल एरिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, रूरल एरिया is an area which is not urban area, which is not a urban area। ठीक है, तो रूरल एरिया वो एरिया है जो कि अर्बन एरिया नहीं है। अब सर रूरल एरिया क्या है वो देखना पड़ेगा, और रूरल एरिया में जो भी आपका फार्म हाउस होगा, रेंट ऑफ फार्म हाउस शैल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम इफ सच फार्म हाउस इज लोकेटेड इन रूरल एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्बन एरिया का एग्रीकल्चर आपका फार्म हाउस है और आप वहाँ से क्या ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर एक कन्फ्यूज़न है हमें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है? नो। तो हमने ये जो 4 पॉइंट पढ़े, क्या टैक्सेबल होने चाहिए? आंसर है नो। लेकिन फिर कंडीशन आ जाती है पार्शियल इंटीग्रेशन की, कि क्या आप एसएससी हो? हाँ। क्या 5,000 से ज़्यादा इनकम है? हाँ। और क्या आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा अर्न कर रहे हो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम? हाँ। तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यानी इनडायरेक्टली कहने के लिए एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आपको पार्शियल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है अगर क्वेश्चन में आ गया। मैं अभी आपने क्वेश्चन देखा था। ओके, तो यहाँ पे सर फार्म हाउस का केस आ गया। तो फार्म हाउस अगर रूरल एरिया में, ठीक है, तो क्या हम मानेंगे, उसे एग्जाम्प्ट मान लेंगे कि उसमें टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अर्बन एरिया में तो उसमें टैक्स लगाएगा। तो सर रूरल एरिया क्या है जो अर्बन एरिया नहीं है? तो इसके लिए एक सर्कल बनाइए, और ये ना सर्कल आप यहाँ लिख लो, रेफर स्टडी मेट, वहाँ से बना लेना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, तो आप कैसे मेजर करेंगे? अगर आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड रेफर टू, तो ये कैपिटल गेन में मैं आपको ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बारे में दोबारा से बताऊंगा। फिलहाल यहाँ के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लो कि देखिए, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब म्यूनिसिपैलिटी से अगर आप काउंट करो तो उसके 2 किलोमीटर की रेंज में अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 को क्रॉस करती है, अगर आपकी जो रेंज है वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा है लेकिन अप टू 6 किलोमीटर है, और आपकी पॉपुलेशन 1 लाख को क्रॉस करती है, आपकी डिस्टेंस 6 किलोमीटर से ज़्यादा है लेकिन अप टू 8 किलोमीटर है, और आपकी पॉपुलेशन 10 लाख को क्रॉस करती है, तो इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एरिया। तो यहाँ लिखा, वेयर द लैंड इज नॉट so assessed to the land revenue in India or is not subject to the local rate. The land should either be ठीक है, तो हमें इसे अर्बन एरिया कब मानना है? आप इसे अर्बन एरिया कब मानेंगे?
देखो, आप पॉपुलेशन चेक करेंगे, पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है, पॉपुलेशन है आपकी 10,000, आपकी पॉपुलेशन है 1 लाख, आपकी पॉपुलेशन है 10 लाख, और आपकी अब हम रेंज देखेंगे कि यहाँ पे क्या है सर, अप टू 2 किलोमीटर, यहाँ पे हम कहाँ से देख रहे हैं 6 किलोमीटर, यहाँ से कहाँ तक दिख रहे हैं सर 8 किलोमीटर, और ये कहाँ से सर ये है म्युनिसिपल अथॉरिटी, ठीक है, म्युनिसिपल अथॉरिटी की जो लिमिट एरिया है, मतलब वहाँ पे जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ से, अगर 2 किलोमीटर की रेंज तक आपकी पॉपुलेशन 10,000 है, 6 किलोमीटर तक 1 लाख है, और 8 किलोमीटर तक 10 लाख है, इसको अगर आप क्रॉस नहीं करते तो हम आपको अर्बन एरिया नहीं मानेंगे, हम आपको क्या मानेंगे, रूरल एरिया। और अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 को क्रॉस करती है, 1 लाख को क्रॉस करती है, 10 लाख को क्रॉस करती है, तो आप क्या हो जाएंगे, अर्बन एरिया। बाकी ये नहीं समझ में आया, डोंट वरी, इसको लिख देना कैपिटल गेन लेटर ऑन, ठीक है, कैपिटल गेन लेटर ऑन हम इसको यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब छोटी छोटी कुछ बातें मुझे आपको इस चैप्टर में बतानी है, मैंने मार्क कर रखी थी, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। यस, यहाँ पे नोट लिखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए लिखेगा, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम एंड टैक्सेबल, और ये टैक्सेबल भी मानी जाएगी। और आप लिखेंगे कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट are not treated as income and it is not taxable। सर एग्जांपल देता हूं आपको सैलरी मिली, दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट, आपने लोन लिया, कैपिटल रिसिप्ट लोन लेने पे टैक्स लगा दोगे क्या, आंसर है नो। सैलरी मिली टैक्स लगना चाहिए, हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही समझो, ज़्यादा मत समझो, ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा टॉपिक रहता है हमारे पास डीम्ड इनकम का। डीम्ड इनकम, और हम इसे कैसे पढ़ेंगे सर, बुक, ठीक है, बुक से हम इसे पढ़ने वाले हैं, डीम्ड इनकम। और इसको हम अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम भी कहते हैं। लास्ट टॉपिक है, और उसी के साथ हमारा चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कुछ टैक्स रेट्स मैंने नहीं बताए, जो मैं लेटर ऑन कैपिटल गेन में और बाकी चैप्टर्स में बताऊंगा। सर पहला है सर कैश क्रेडिट, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो कि आप छुपा रहे हो, जो कि आप बताना ही नहीं चाहते। क्या ये कह रहे हैं, जो आप छुपा रहे हो, जो आप बताना ही नहीं चाहते, ठीक है। सर क्यों नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर जैसे आपने ना अजय देवगन की मूवी आई थी रेड 1 भी आ गई, रेड 2 भी आ गई, आप छुपा रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने अपनी बेटी की शादी की, सर बेटी नहीं दीदी हो सकती है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, उसकी शादी हुई, उस पर आप अपने दामाद को एक BMW कार गिफ्ट कर रहे हैं, और आप कौन है, किसान है। सर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, दिस इज अनडिस्क्लोज इनकम। आपने अपनी बेटी की शादी में 10 तोला सोना दिया, आप कौन है, सर एक सिक्योरिटी गार्ड, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, समझ रहे हो आप। आपके घर में रेड हुई और 20 करोड़ रुपए कैश निकले, आप कौन है, सर एक टीचर, इतना पैसा कहाँ से आया। आपके घर में आपकी वाइफ के पास गोल्ड निकला सर 20 तोला,
ठीक है, 1 तोला में 10 ग्राम होते हैं, 20 तोला आप जोड़ सकते हैं। आजकल 1 तोला अराउंड 1 लाख का है, 20 तोला सोना है आपके पास, ठीक है। तो इतना पैसा कहाँ से है? एक ना गाना आया था अभी अजय देवगन की मूवी का, घर में कैश जमा है, कैश जमा है, कैश जमा है। तो दिस इज अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अब एक क्वेश्चन आया सर, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम पता चल गया, अब यहाँ पे क्या होगा? आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। above deemed income shall be taxable at the rate 60% plus 25% surcharge plus 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यानी इफेक्टिव रेट क्या हो गया सर? इक्वल्स टू 78%, ठीक है, अंडर सेक्शन 115 बी ई। लिख लो सर, ये जो भी अब आप केस पढ़ने वाले हो विद इन 10 to 15 मिनट्स, ये होते हैं ऐसे पैसे, गुमनाम संपत्ति। सर ये फार्म हाउस है, किसका है? कागज दिखाओ, कागज पे किसका है सर? हरिया का। हरिया कौन है सर? सर हरिया तो कोई है ही नहीं, वो तो मर गए कब के, उनके नाम पे इतना बड़ा फार्म हाउस कैसे? सेक्शन 115 बी ई क्या कहता है? 78% का इफेक्टिव टैक्स आपको देना होगा। आइए सर, ये जब आप कभी रेड मूवी देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जब तक नहीं देखी आपने मूवी तब तक थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज है, ठीक है। कैश क्रेडिट, व्हाट इज कैश क्रेडिट? वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द असेसी। बुक्स यानी लेट सपोज आपके अकाउंट में, ठीक है, ऑफ द असेसी, एंड द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर। असेसी ये भी नहीं बता रहा कि पैसा कहां से आया। लेट सपोज मेरे अकाउंट में कल 20 करोड़ रुपए आ गए, हे भगवान प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए भगवान, प्लीज आ जाए, ओके। असेसिंग ऑफिसर यानी जो मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर है, मेरे से पूछ रहा है विनीत सर, मैंने कहा हाँ सर बताइए। सर आप तो ट्यूशन टीचर है? हाँ सर मैं ट्यूशन टीचर हूँ। सर आपकी फीस कितनी है? सर जो हमारा सुपर 30 बैच वगैरह होता है उसकी 50 to 60,000 होती है, बोथ ग्रुप की, सिंगल ग्रुप की 30 to 40,000 होती है, ओके। सर आपके अकाउंट में किसी बच्चे ने 20 करोड़ डाले। सर 20 करोड़ कैसे आ गए? मुझे क्या पता सर कौन है वो? तो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, बोलता है कि तुमको पता होना चाहिए, इट्स नॉट अ नॉर्मल फीस ऑफ 30,000 40,000, इट्स अ 20 करोड़, हाउ यू गेट इट? अगर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो वो मुझसे 78% का टैक्स ले लेगा, ठीक है। एंड द सोर्स ऑफ द और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। मैंने बोला सर वो हो सकता है, आजकल मैं पूजा पाठ ज्यादा कर रहा हूँ माँ लक्ष्मी की, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, वो मेरे को ब्लेसिंग देके गई हो, रात में उनको मेरे ऊपर दया आ गई हो कि विनीत मिश्रा सर के सारे लोन चुक जाए, 1 साल से कुछ काम धाम नहीं कर रहे, एक भी पैसे उनके पास नहीं है, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। सर भगवान ने क्या होगा? जादू जादू जादू। वो कह रहे भाई मैं नहीं मानता, बताओ किससे पैसे है? सर मैंने बता दिया मेरे ससुर जी से आए। तो ससुर जी के पास तो खुद नहीं थे, उनके अकाउंट में भी तो डेबिट क्रेडिट दिखना चाहिए ना, कुछ तो हुआ नहीं। अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर द सम सो क्रिएटेड, जो आपके पास पैसा आया है, मे बी चार्ज इनकम असेसी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, तो हम उसे आपकी इनकम मान लेंगे और आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल इतना ही आप पढ़िए, ज़्यादा वर्ड पढ़िए कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए। सर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट? ये क्या कहते हैं? कहते हैं वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। यानी मान लीजिए मेरा असेसमेंट ईयर है 2029 एंड 30, इमीडिएटली प्रीसीडिंग यानी 2028 29, ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया और ये मेरा असेसमेंट ईयर हो गया, ओके। The assessee has made investment which are not recorded in the books of account. एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक लैंड खरीद लिया, ठीक है, कितने खरीद लिया सर? सर 50 करोड़ का। सर 50 करोड़ की जमीन आपके नाम पर है? अरे नहीं मेरे नाम पे तो नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ, मेरे नाम पे तो नहीं है। अरे सर सबको पता है आप ही के नाम पे है। सर किसकी है? सर हाँ सर मेरी है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों नहीं रिकॉर्ड है? ऑफिशियल
दिखना चाहिए ना कि हाँ आपके नाम पे है, तो आपने पेमेंट की होगी। कहाँ से की सर? सर वो मेरे नाम पे है, बस ससुर जी ने दे दी। अरे ससुर जी के पास एक भैंस नहीं है खुद की, 50 करोड़ की जमीन कहाँ से देंगे आपको? ओके, यानी आपके पास प्रॉपर्टी है, असेट है, लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको शो नहीं कर रहे। ठीक है, द एसएससी has made investment which are not recorded in the books of account, and the SSC offers no explanation about the nature and the source of investment, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer. और जो तुम बता रहे हो उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। वी वॉन्ट टू नो द जेन्युइन सोर्स, और आप हमें जेन्युइन सोर्स नहीं बता रहे हैं। अब है एक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड मनी, घर में कैश जमा है। Where any financial year the assessee is found the owner of the money. Financial year the assessee is found, assessee को पाया जाता है मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, एंड द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपके घर में 20 ठीक है तोला गोल्ड है, लेट्स सपोज 20 करोड़ की ज्वेलरी है, 20 करोड़ का कैश है, और अदर आपके पास डॉक्यूमेंट है सर 60 करोड़ के। सर ये कहाँ से आए? अब सर मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। वी नीड क्लियर एक्सप्लेनेशन कि ये कहाँ से आया। अभी रेड 2 आई हुई थी, रितेश दादा भाई शायद उनका नाम था, उसमें उन्होंने गोल्ड का स्टैचू लगाया था, लेकिन जैसे अजय देवगन को पता चलता है उसको चेंज कर देते हैं, ब्रास का कर देते हैं और गोल्ड को डाल देते हैं पानी में, लेकिन एट द एंड ऑफ द मूवी गोल्ड को वहाँ से निकाला जाता है। तो रितेश देशमुख अजय देवगन को बोलते हैं कि देखो पाठक जी, ठीक है, दादा साहब पाठक जी को बोलते हैं, देखो कौन से पाठक थे, अमेय पटनायक शायद ये नाम था, कि तुम्हारे नाक के नीचे ही सब कुछ है लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। फिर अजय देवगन ने आइडेंटिफाई किया तो उसने बहुत सारे लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी ले रखी थी जो कि उसकी थी ही नहीं, और जो उसकी थी लेकिन उसके नाम पे नहीं थी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा कैश तो उसने होटल में छुपा रखा था, और गोल्ड उसने पानी के नीचे डाल दिया था, उसको मेल्ट करवा के एक फॉर्म में बना दिया था, पता ही नहीं चल रहा था। और रितेश देशमुख जी उसका पता नहीं कर पाए। लास्ट में उसकी मम्मी ने सर पे चप्पल रखी इंसल्ट के फॉर्म में कि मैंने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। अगर मूवी देखी होगी तो याद रहा होगा, नहीं देखी होगी तो देख लेना, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ओके ठीक है। ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच मनी एंड बिलियन etc। ठीक है, और ऑफर जो भी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, आगे सर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है लेकिन पूरा नहीं है। सर पूरा नहीं मतलब एक में तो तुमने गायब ही कर दिया, कहीं कुछ नहीं लिखा। एक में मेरी जो असेट है वो है 100 करोड़ की, और मैंने बुक्स में दिखा रखा है ओनली 10 करोड़, यानी मैं 90 करोड़ की प्रॉपर्टी को हाइड कर रहा हूं, मैं दिखाना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो कह रहे हैं वेयर इज एन एसएससी in any financial year the assessee has made investment or is found to be the owner of any bullion, jewelry or other valuable article, and assessee find that amount spent, जो amount खर्चा हुआ है on making such investment or acquiring such article exceed the amount recorded in the books। कि तुम हमें सच नहीं बता रहे हो, तुम जो दिखा रहे हो बता रहे हो वो गलत अमाउंट है। वी वॉन्ट टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट, और तुम अपनी वैल्यू डाउन करके दिखा रहे हो ताकि तुम लोगों की पकड़ में नजर में ना आओ। ठीक है, उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने शादी वाला एग्जांपल दिया था, आपके घर में शादी है, आपने 10 करोड़ के, चलो 2 करोड़ की ज्वेलरी दे दी, 5 करोड़ की कार दे दी, 3 करोड़ कैश दे दिया। सर 10 करोड़ आया कहाँ से? आप तो एक टीचर है, आप तो एक किसान है, आप तो एक सिक्योरिटी गार्ड, इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? ठीक है, वेयर एनी फाइनेंशियल ईयर एसएससी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर, उसने कोई खर्चा किया है, and he offers no explanation about the source of such expenditure, or the explanation is unsatisfactory in the opinion of the assessing officer। assessing officer can treat such expenditure as the income of the assessee। तो उस खर्चे को हम आपकी इनकम मानेंगे और आपसे उस पर टैक्स लेंगे, रेट 78%। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हिंदी, तो ये सिंपल सा है कि अगर ये आप सेल्फ होमवर्क में पढ़ लेना, अगर आप हिंदी जैसी टॉपिक के अंदर अमाउंट हुंडी से बोरो करते हैं या हुंडी में रिपीट करते हैं, तो जो भी अमाउंट आपने बोरो किया है या फिर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इसे अनऑथराइज माना जाता है। ठीक है, आज भी बहुत सारे लोग हुंडी चला रहे हैं, अनऑथराइज्ड है, अगर पाया गया तो आपसे 78% इस पर टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि ये मानना है कि आप ब्लैक को वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, तो ये एक प्यारा सा टॉपिक था। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आप होमवर्क दे रहा हूँ कि आप नोटबुक में इस सारे टॉपिक को लिख लें, ठीक है। ओके, तो अभी एक टॉपिक इसमें पेंडिंग है। हमने जनरल टैक्स रेट कर लिए हैं, स्पेशल टैक्स रेट बाकी है। बट स्पेशल जो है, मैं जिस चैप्टर में जो टैक्स आएगा मैं वहाँ उसको बढ़ाऊंगा और फिर ग्रॉस टोटल इनकम के चैप्टर में उसको क्लब कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएं कि अगला टॉपिक मेरे हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, या फिर सैलरी चाहते हो, या कैपिटल गेन चाहते हो। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक मैं चाहता हूँ पिक कर लूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस भी कर सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस बाद में कभी फ्री होकर कर लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को आता ही है। अभी मुझे ये टॉपिक इसलिए कराना था बेसिक वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं चाहता था आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए मैंने इसको फटाफट करवा लिया। आप बताइएगा हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी या कैपिटल गेन, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है फिलहाल के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए हम फटाफट इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे हैं इनकम टैक्स की लास्ट ऑडियो की रिकॉर्डिंग, और जिसमें हम एग्रीकल्चर इनकम और डीम्ड इनकम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहला जो सेक्शन आता है टैक्स सेक्शन 10 क्लॉज 1। मैंने आपको बताया था क्लॉज 1 क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी सेक्शन आएंगे आपस में दूसरे का कोई भी लिंक नहीं है। एवरी सेक्शन सब सेक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट, उस पर हम टैक्स नहीं लगाते हैं। लेकिन अभी इसी में हम आगे केस पढ़ेंगे कि अगर ये एग्रीकल्चर इनकम 5000 को क्रॉस करती है, अगर एसएससी जो है वो इंडिविजुअल है, यूपी है, बीओआई है, और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर 2.5 लाख को क्रॉस कर जाती है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को 2.5, 3, 5 या फिर 115 बीएससी के अंदर 3 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो आपको इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन का टॉपिक लगाना पड़ता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आपसे टैक्स नहीं मांगा जा रहा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो पार्शियल इंटीग्रेशन करके कुछ ना कुछ टैक्स आपसे मांग लिया जा रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम में एग्जांपल क्या क्या है, इनकम फ्रॉम नर्सरी, रेंट ऑफ फार्म हाउस, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके सर, इसमें कुछ रूल्स आते हैं। रूल 7 पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, स्टडी मेट का शायद क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने किया भी था क्लास के दौरान, आप जाके वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और हाँ, ये लेक्चर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ से प्रॉपर अंडरस्टैंड करके ऑडियो सुनिएगा, ताकि टेस्ट में, आपके एग्जाम में आपको फटाफट पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो पहले वीडियो देखिएगा, फिर ऑडियो सुनेगा, फिर हमारी जो स्टडी मैट की बुक आपको शेयर की गई है, आपने जो बाई की है हमसे, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद टैक्स में 100% एग्जाम्पशंस आएगी आपकी। रूल 7 कहता है सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर हम रॉ फॉर्म में ही, जैसे शुगर कैन का एग्जांपल था, शुगर कैन हमने उगाया और बेच दिया, 30% बेच दिया था, 10 लाख में बेच दिया था, 5 लाख उसकी कॉस्ट थी, तो 10 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टू 5 लाख, ये हमारा आ गया था एग्रीकल्चर इनकम। सर, हम आफ्टर फर्दर प्रोसेस बेच रहे हैं, ठीक है सर, तो अगर ये कंपलसरी नहीं है तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस उसकी जो भी कॉस्टिंग आई है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये हमारी आ गई एग्रीकल्चर इनकम। और बिजनेस इनकम क्या होगी, सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये आ गया हमारी पीजीपी इनकम। सर, हमारी टी, कॉफी और रबड़ के लिए स्पेशल रेट्स हैं, जैसे 7A कहता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़। रूल 7A क्या कहता है, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग और रबड़ 35% ऑफ बिजनेस इनकम मानी जाएगी, 65% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है। 7B इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी। अगर आप ग्रोन एंड क्योर्ड कर रहे हैं कॉफी को, तो 25% बिजनेस इनकम मानी जाएगी, 75% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर आप ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड कॉफी कर रहे हैं, तो 40% बिजनेस इनकम मानी जाएगी, 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। रूल 8 कहता है कि अगर इनकम आप अर्न कर रहे हैं ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो 40% बिजनेस इनकम मानी जाएगी, 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जैम्प्ट होती है टैक्स से, बट कुछ कंडीशंस के अंदर आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ता है। कंडीशन नंबर 1, एसएससी अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, बीओआई है और एजीपी है, तो उस केस में आप अप्लाई करेंगे। आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 क्रॉस करती है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस करती है तो पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल लगेगा। सर, कैसे लगता है ये रूल, तो इसके ऊपर हमने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन स्टडी मैट का किया है, आपकी बुक के अंदर भी अवेलेबल है। प्लीज उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आपको सिंपली क्या करना है, टैक्स निकालना है, टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो
आपकी जो टोटल इनकम और एग्रीकल्चर है इन पे टैक्स निकाल लो, फिर आप लेस करेंगे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स को। यानी स्टेप 1 टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स, स्टेप 2 लेस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स। तो जो आएगा वो टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। बुक में क्वेश्चन किया हुआ है, क्लास में भी डिस्कस किया था, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर सर हमने कहा कि जो फार्म हाउस होगा रूरल एरिया का, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। और रूरल एरिया क्या है? जो अर्बन एरिया नहीं है। तो रूरल एरिया क्या है सर? अगर आप 2 किलोमीटर तक 10,000 की पॉपुलेशन में है, 6 किलोमीटर तक 1 लाख की, और 8 किलोमीटर तक 10 लाख की पॉपुलेशन में, मैंने कैपिटल गेन में इसको दोबारा डिस्कस करना है, तो हम आपको रूरल मानेंगे। अगर आपने ये लिमिट क्रॉस कर दी तो हम अर्बन मानेंगे। कैपिटल गेन में इसको हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं। सर रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट ऑलवेज टैक्सेबल होती है, कैपिटल रिसिप्ट ऑलवेज टैक्सेबल नहीं होती जनरली। बाकी लेटर ऑन हम कैपिटल गेन के चैप्टर में से सीखने वाले हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी सैलरी रिसीव हुई, कैपिटल रिसिप्ट माने आपने लोन लिया, तो लोन पे हम टैक्स नहीं लगाते, लोन हमने रिसीव हुआ उसकी हमें रीपेमेंट भी करनी होती है। इसके बाद हमने डीम्ड इनकम का टॉपिक पढ़ा था अपनी बुक से, और उसे पढ़ने से पहले हमने कहा था 115 BBE है एक सेक्शन जो कहता है कि डीम्ड इनकम पे 78% आपसे टैक्स लिया जाएगा। सर कैसे? टैक्सेबल इनकम 60%, 25% का सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे। ओके सर क्या था ये, एक बार रिवाइज कराएंगे। हाँ सर कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट मतलब तुम्हारी बुक्स में एक अमाउंट आया हुआ है और तुम ये बता ही नहीं पा रही अमाउंट कहाँ से आया हुआ है, या फिर जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो अनसेटिस्फैक्टरी है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तुम्हारे नाम पे 50 करोड़ तुमने लगा रखे हैं, तुम्हारे पास लैंड है, लेकिन तुम यही नहीं बता रहे कि वो जमीन तुमने कैसे खरीदी, ठीक है, या फिर जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो गलत है, और तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी इसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा कि तुम्हारे पास जमीन है, लेकिन है तुम्हारे पास, उसकी पेमेंट की रिसिप्ट नहीं दिख रही। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड मनी, तुम्हारे पास कैश जमा है, जैसे मनी है, बिलियन है, ज्वेलरी है और अवेलेबल आर्टिकल है, जिसमें हमने रेड 2 का एग्जांपल लिया था, राइट। तो ये तो है और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज, मतलब 100 करोड़ की एसेट है, तुमने सिर्फ 10 करोड़ शो कर रखा है, 90 करोड़ छुपा रखा है, तो भी जो भी अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट है उसको हम 78% टैक्स लगाने वाले हैं। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, शादी का एग्जांपल लिया था कि 2 करोड़ की आपने ज्वेलरी दी, 2 करोड़ का कैश दिया, 5 करोड़ की कार दी, पैसा कहाँ से आया, आप अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उस खर्चे को आपकी इनकम प्रीवियस ईयर की मान के आप पे टैक्स लगाया जाएगा 78%। ना अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हिंदी, अगर आप इसमें सर एक्सप्रेशन चाहिए ही नहीं, अगर आप इसमें पाए गए तो ये जो भी अमाउंट या तो आपने लोन पे लिया है या तो आपने पे किया है, इस पे पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अगेन टैक्स रेट इज 78%, इफेक्टिव टैक्स रेट, टैक्सेबल 60%, 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है सर। और इसमें एक टॉपिक स्पेशल टैक्स रेट का रहता है जो कि मैंने कहा अलग अलग चैप्टर में, जैसे कैपिटल गेन, अदर सोर्स, जो जहाँ पे आएगा हम रिवाइज कर लेंगे। अगर कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो, चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट हो गया है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं 9357199404। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो मेरे दोस्तों ये कंप्लीट ऑडियो रिवाइज हो गई है, आपकी प्लेलिस्ट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ऑडियो भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कंपाइल एक सिंगल ऑडियो जिसको थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, इसमें बार बार ना बोलता रहूँ मैं, तो उसको कंपाइल करके मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अराउंड 20 to 30 मिनट्स में आपके टोटल 6 पार्ट जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। अगर कुछ पढ़ाना भूल गया हो तो मार्क कर देना, आने वाले लेक्चर्स में उसको कवर अप कर लिया जाएगा। कोई डाउट दिक्कत रह गई हो होमवर्क क्वेश्चंस में तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर लगता है कि वो क्वेश्चन सच में बहुत सीरियस है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो। गुरु दक्षिणा के तौर पे एक थैंक यू बनता है यार, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।